बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज से तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 9वीं और 10वीं जमात से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई। SOPs पर पाबंदी करने के लिए ज़ोर भी दिया गया, कमेटीज़ भी बनाई गई। आज बच्चों की हाज़िरी जो है वो मामूल से बहुत कम रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहला दिन था। वालिदैन के जहनों में ख़दशात भी मौजूद हैं और वालिदैन चाहते हैं, एक तरफ ये भी चाहते हैं कि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो, लेकिन दूसरी जानिब इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि वाकई SOPs जो हैं वो स्कूलों में पूरी तरह से उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि आज स्कूल खुलने के साथ ही एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक निजी स्कूल जो कि फेडरल एरिया गुलबर्ग में वाक़ है, हैप्पी पैलेस स्कूल है, और यहाँ पे नहुम यानी 9वीं जमात की एक बच्ची अरीबा जो है वो सुबह असेंबली के बाद जब अपनी क्लास में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुबैना तौर पर सीढ़ियों से पाँव उसका फिसल गया, वो बच्ची गिर गई, बेहोश हो गई। अब कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि इस बच्ची को कुछ देर तक हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, वालिदैन को बुलाया गया, बच्ची बेहोश रही और उसके बाद जब बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि बच्ची जो है वो मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाई गई है। एक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान स्कूलों पर भी आता है कि आया स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था या नहीं, या फिर असातिज़ा में से क्या कोई एक उस्ताद भी ऐसा नहीं था जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई हो, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मैंडेटरी है, ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए, क्योंकि स्कूल्स के बच्चों को जब हैंडल करना होता है तो फिर जाहिर सी बात है उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में न सिर्फ आगाही होनी चाहिए बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसकी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी कराई जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब क्या वाकई स्कूलों में SOPs आज फॉलो किए जा रहे थे या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको ये बताते चलें कि सूबाई वज़ीर तालीम सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी ने आज न सिर्फ इस स्कूल का दौरा किया, फ़ौरन ही वो इस जाए हादसा पर पहुँच गए और एक कमेटी भी तश्कील दे दी जो कि तहक़ीक़ात करेगी, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि ये जो वाक़या पेश आया इसमें कहीं स्कूल की कोताही तो शामिल नहीं है। इसके अलावा फिर सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी जो हैं वो उस बच्ची अरीबा के रिहाइशगाह पर भी गए, उनके वालिदैन से इज़हार अफसोस किया। वहाँ पर पेरेंट्स टीचर फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा भी मौजूद थे अपने वफ़द के साथ। वहाँ पर उन्होंने भी जो वज़ीर तालीम है उनसे भी मुतालबा किया कि इसकी तहक़ीक़ात करनी चाहिए। इस वक्त इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, पहले हमारे आज के जो मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं मैं बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ये मौका दिया कि मैं अपनी बात की वजाहत कर सकूँ। जी सर। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ हम सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब से भी रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनसे भी हम बात करके हम मौक़िफ़ जान सकें कि आखिर यानी किस तरीके से कमेटी बनाई गई है, किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है ना, यानी अब किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई ऐसा हादसा जो है वो अब मुस्तक़बिल में ना पेश आए। उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से या ये जो वाक़यात हैं इन हवाले से काफ़ी ख़दशात भी पाए जाते हैं। वालिदैन में कम उम्र बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी जाती हैं, कुछ बच्चे लापता भी हो रहे हैं। इस हवाले से आज सिंध के जो हुकूमत सिंध के तर्जुमान हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने भी बड़ी तशवीश का इज़हार किया ऐसे वाक़यात पे, यानी जिसमें कि बच्चे जो हैं वो लापता हो रहे हैं या गुमशुदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर जो स्कूल्स की रीओपनिंग है उस हवाले से भी बात करेंगे। हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी से, और इन द मीन टाइम हम बात भी करना चाहेंगे। नदीम मिर्ज़ा साहब, क्या कहते हैं आप कि ये वाक़या जो है आपकी बच्ची के वालिदैन से भी बात हुई होगी, क्या असल वाक़या क्या था, किस तरह ये पेश आया? देखें, जैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ वो हमें पता चला, हम बच्ची की वालिद से जाकर मिले तो उससे बताया कि मेरी बच्ची जो है वो तकरीबन 7:15 बजे घर से निकली है और तकरीबन 7:40 पर वहाँ पर पहुँची है। थोड़ी देर बाद जो है वो फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब है।
आप तशरीफ़ ले आइए। मैं जब वहाँ पर गया तो बच्ची मुझे बेहोशी की हालत में मिली। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पर उनका कि ये डेथ हो चुकी है उसकी। अब उसने ये बताया जो कि सेकंड फ्लोर के से वो गिरी है पीठ के बल, और वो सेकंड फ्लोर से गिरी है? सेकंड फ्लोर से गिरी है, फर्स्ट फ्लोर से नहीं गिरी है। जो मीडिया पर खबर चल रही थी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर से गिर कर फर्स्ट फ्लोर तक वो आई है जी, और उसके बाद वो बेहोश हो गई है। उस पूरे स्कूल में कोई भी फर्स्ट एड, अच्छा हम जब पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में वहाँ पर बाकायदा एक टीचर की ड्यूटी लगी हुई होती थी कि जो वो सारा फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें वो उस बारे में, जैसे आपने कहा कि वो है, और एसओपी भी यही है कि उसको हर हाल में फॉलो करना था। अब सवाल ये पैदा होता है, 2-3 सवाल बड़े अहम है। एक सवाल सबसे बड़ा अहम है ये कि वो जो बच्ची गिरी है। अच्छा सर, आपसे हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, हमारा रब्ता हो गया उनसे? अच्छा, लाइन हमारी ड्रॉप हो गई, राब्ता मुक़त्ता हो गया। जी आप। अच्छा, तो उसमें अब ये सवाल पैदा ये होता है कि अगर एसओपी फॉलो करने हैं तो एक एक करके बच्चा ऊपर जाना है। तो अगर वो रश की वजह से गिरी है तो अब 13-14 साल की बच्ची रश की वजह से अगर गिर भी गई है तो उसका मतलब कि वो रश था और एसओपी फॉलो नहीं किया गया। सवाल नंबर 2 ये पैदा होता है कि अगर वो किसी ने उसको धक्का दिया या क्या किया। अच्छा सर, हमारे साथ हमारा राब्ता जो है ना वो बहाल हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सईद गनी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी सर, एक तो आज से स्कूल्स खोले गए, एसओपीज़ पर अमल दरामद के बाद बहुत मुश्किल डिसीजन था जो स्टीयरिंग कमेटी ने और आपने डिसीजन लिया। तो सर मुझे बताइएगा कि आज जो स्कूल खोले गए, आपने दौरा भी किया मुख्तलिफ स्कूलों का, क्या वाकई एसओपीज़ पर अमल दरामद हो रहा था? देखिए, एक बात तो हम पहले से समझ रहे थे कि जो एसओपीज हमने बनाई हैं उस पर 100% अमल कराना बहुत मुश्किल होगा जी, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें थी जो हम समझते थे कि अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है तो शायद किसी हद तक हम उसमें मुतमईन होंगे। उसमें एक तो ये कि बच्चों को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर स्कूल्स में होना चाहिए, बच्चों को फासले पर बिठाना चाहिए और जो डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए क्लासेस को जी। तो आज मैंने जहाँ विजिट किया है, कुछ कॉलेजेस थे, कुछ स्कूल थे, प्राइवेट और सरकारी। स्कूलों में मजबूरी तौर पे सूरत हाल ठीक थी, वहाँ तकरीबन हर जगह बच्चों ने मास्क भी लगाए हुए थे, सैनिटाइजर भी मौजूद थे और स्प्रे गन्स, बुखार चेक करने के लिए थर्मल गन्स भी मौजूद थी। लेकिन जो कॉलेज की साइड थी वहाँ कुछ कोताहियां जरूर थी और वो मैंने सेक्रेटरी कॉलेज को कहा है कि वो कल से मजीद इसको जरा इंश्योर करें कि वहाँ कॉलेजेस में भी एसओपीज पर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद हो सके। लेकिन चूंकि ये बहुत, एक तो नंबर बहुत ज्यादा है हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनका, तो वहाँ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल फिर भी रहेगा और ये मुस्तकिल हमें सिलसिला जारी रखना होगा कि हम इसको चेक करते रहें, ऑब्जर्व करें और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो, कमी हो, उसको दुरुस्त करने की कोशिशें जारी रखें। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो अपनी जगह, जो सरकारी स्कूल्स हैं जहां ऐसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जो कि 20 या 25 रुपए रोज़ाना का सर्जिकल मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, सर ऐसे बच्चे जो हैं वो शायद जो रोज़ाना की खर्ची होती है ना उनकी, वो भी शायद 20 या 25 रुपए ना हो, तो वहाँ कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि बच्चे जो हैं वो ये सर्जिकल मास्क या कोई कपड़े का मास्क या कुछ भी कैसे पहने? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नदीम मिर्ज़ा साहब, आप बता रहे थे कि ये जो बच्ची है इसको अभी ये नहीं पता चला कि धक्का दिया गया, कोई सीसीटीवी कैमरा उस स्कूल में मौजूद है? देखिए, ये तो हमने जाकर स्कूल विजिट नहीं किया है, लेकिन हम वो भी गए और मुतालिका डीएसपी से भी मिले, तो मुतालिका डीएसपी ने तो बात करने से मना कर दिया कि हम आपको नहीं जानते और हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी है। हमने कहा कोई एफआईआर कटी है, उन्होंने कहा कोई एफआईआर नहीं कटी है। हमने बच्ची के वालिदैन को कहा कि इसमें अगर एसओपी फॉलो नहीं हुआ है और अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी तो ये डीजी स्कूल्स सिंध की जिम्मेदारी है कि उसने जो है वो हर हाल में ये चीज़ को करके एनओसी देना है। अगर नहीं देना है, नहीं दिया एनओसी, तो वो भी बराबर का जिम्मेदार है।
तो इस वजह से जो है वो हमने उसको उनके वालिदैन को यकीन दिलाया कि हम अगर वो मुद्दे, अच्छा वो बहुत गरीब लोग हैं, अच्छा वो ये, अच्छा सर आप क़ता कलामी है, आप से गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन सईद गनी साहब हमारे साथ फिर से लाइन पर मौजूद हैं, राब्ता हमारा बहाल हो गया है। सईद गनी साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि सर जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ ऐसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं जिनके वालिदैन इस्तिताअत नहीं रखते, सर उनको क्या मास्क फराहम करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है, सैनिटाइजर्स या ये तमाम चीज़ें, ताकि वो बच्चे भी मास्क पहन सकें? देखिए, जितने भी स्कूल्स में मैंने आज विजिट किया, वहाँ तमाम स्कूल्स के गेट पर जहाँ सैनिटाइजर मौजूद था, वहाँ पर मास्क के बॉक्स भी मौजूद थे। तो वो बच्चे जो अगर बगैर मास्क के आ रहे थे, उनको स्कूल्स की तरफ से मुफ्त में मास्क भी दिया जा रहा था। और मैं खुद भी अपने साथ काफी सारे मास्क लेकर गया था, और मैं भी जहाँ जहाँ महसूस कर रहा था कि लोगों के पास मास्क नहीं है, तो मैं उनको भी तकसीम करता रहा। तो ये देखें, एक तो हमने वाज़ेह तौर पर जब ऐलान किया था कि स्कूल खोलेंगे, तो एक चीज हमने ये भी गुजारिश की थी पेरेंट्स से कि जरूरी नहीं है कि वो सर्जिकल मास्क जो रोजाना इस्तेमाल होता है, रोजाना आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। आप कपड़े के वॉशेबल मास्क घर पे बनाएं और रोजाना उसको फिर वॉश करें और रोजाना उन बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे दें। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जिससे खर्चे से बचा जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि बच्चे की सेहत जो है वो समझता हूँ मैं कि काफी जरूरी है, उसकी अहमियत हर चीज से ज्यादा है। तो अगर हमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ खर्चा करना पड़ा, हम भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी इस बात को मद्देनजर रखते हैं। और मैंने आज जितने बच्चे स्कूल में देखे, सब ने मास्क लगाए हुए थे, और अक्सर बच्चे घर से मास्क लगा कर आए थे। कुछ ऐसे जरूर थे जिनके पास नहीं थे, और उन्हें हमने फराहम किए। सर सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनका कोविड टेस्ट करने का कोई इंतजाम किया गया है कि उन तमाम असातिज़ा का कोविड टेस्ट एक दफ़ा कर लिया जाए, ताकि ये पता हो कि असातिज़ा जो हैं ये कम से कम कोविड पॉजिटिव नहीं है? देखिए, एक तो नंबर बहुत ज्यादा है टीचर्स का हमारे यहाँ सूबे में, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, और जो स्कूल हम जब खोल रहे थे तब हमने ना सिर्फ सरकारी स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल्स को भी ऑफर किया है कि वो भी अपने तमाम अमले का टेस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। और कल से हम ये काम शुरू कर रहे हैं, और प्लान हमारा ये है कि मुख्तलिफ स्कूल, जो खास तौर पर जो बड़े स्कूल हैं जहाँ पर अमले की तादाद काफी ज्यादा है, वहां पर कोविड का टेस्ट लेने के लिए टीम्स खुद जाएंगी, और वही स्कूल में ही उनका वो टेस्ट लेंगे, उसके बाद अगले दिन उनको रिपोर्ट दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो सिंध हुकूमत ने ये सहूलत बिल्कुल दी हुई है, और ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी। अच्छा सर, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे एक अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया। आप कुछ ही देर में उस स्कूल में भी पहुंच गए थे, और उस जो तालिब इल्म है, जो बच्ची तालिबा अरीबा जो है, उसके रिहाइशगाह पर भी आप गए, उनके वालिदैन से भी आपने ताज़ियत की। मैं जानना ही चाहूँगा सर कि क्या समझते हैं, ये वाकया क्या महज एक हादसा है या इसमें स्कूल इंतज़ामिया की गफलत भी शामिल है? देखिए, जिस वक्त ये वाकया हुआ उसके फौरी बाद मैंने तो पहले डिप्टी कमिश्नर से बात की और उनको मैंने वहाँ भेजा। उसके बाद मैंने अपने जो डीजी प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, जी उनको ये कहा कि आप एक कमेटी बनाएं और खुद जाकर इसकी तहकीकात करें। तो वो वहाँ गए भी, स्कूल का भी उन्होंने विजिट किया और ये बच्ची की फैमिली से भी उन्होंने राब्ता किया, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो तदफीन के मराइल में थे तो वो ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं थे। तो उन्होंने एक मुझे पूरी रिपोर्ट तो दे दी, फौरी जो देनी थी, लेकिन उसको मुकम्मल रिपोर्ट के लिए अभी शायद हमें एक आध दिन और लगेगा, और कल वो मजीद जाकर इस पे काम करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट मुझे सबमिट कर देंगे। लेकिन जो मेरी मुलाकात उस बच्ची के वालिद से हुई तो वो बहुत ही बेचारे अच्छे इंसान, शरीफ आदमी मुझे लगे, और उनका ये कहना था कि जी बस मेरी बच्ची की जिस तरह मौत की थी, जितनी जिंदगी थी वो हो गई, हम किसी कानूनी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैंने उन्हें बिल्कुल ऑफर की है कि अगर फैमिली ये समझती है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तो हम उनके साथ हैं, हम उनके पूरी सपोर्ट फराहम करेंगे। मैंने एसएसपी सेंट्रल को भी ये कहा है कि इनकी मदद की जाए और जिस तरह वो चाहते हैं हम उनको इत्मीनान दिलाएं। स्कूल की जो कोताही या गफलत है वो जब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें हम ये तयन कर सकेंगे कि इसमें स्कूल की कितनी गफलत है या कितने जिम्मेदार है। क्योंकि सर एक बड़ा ग्रुप है, 34 के करीब इस ग्रुप के स्कूल्स हैं और ये एसोसिएशन भी इसके ओनर चलाते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर कि
ये जो स्कूल्स निजी स्कूल्स खोले जाते हैं बंगलों के अंदर, छोटे छोटे मकानों के अंदर, तो सर क्या कोई एसओपीज तय की जाती हैं कि स्कूल्स की सीढ़ियां जो हैं वो महफूज हों, कोई स्लिपरी मटेरियल ना इस्तेमाल किया गया हो, कुशादा सीढ़ियाँ हों, ताकि बच्चे जो हैं अगर 100 बच्चे ऊपर की मंजिल पे जा रहे हैं तो वो कम से कम आसानी के साथ जा सकें, या फिर बस ज़ाहिरी तौर पे स्कूल को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, उसको लाइसेंस दे दिया जाता है? क्या कहते हैं सर आप? स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि बहुत अरसे से एक तो स्कूल काफी सारे कायम हुए हैं, अब जाहिर है चलते हुए स्कूल को बंद करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है, इसलिए कि ये कोई खाली इमारत होती नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। दूसरा मैं ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि हमारे सूबे में भी और खासतौर पर कराची शहर में भी बहुत बड़ी तादाद छोटे ऐसे स्कूलों की भी है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा, हमें पता भी होता है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उन स्कूलों को बंद कर देने से ये भी एक खतरा में लाक रहता है कि वहाँ जो हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं कि उनको नुकसान न पहुंचे। तो हम बहुत मोहतात होकर बड़ा सोच समझ के सारी चीजें करते हैं, लेकिन स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट जरूर कुछ न कुछ होती है, और उसके बुनियादी तौर पर वो हमारे यहाँ तो बहुत छोटी छोटी गलियों में स्कूल बने होते हैं, वो छोटी गलियों में स्कूल भी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए एक मखसूस एक बड़ी सड़क होनी चाहिए, और उसके साथ ओपन स्पेस भी होनी चाहिए, रूम्स का एक साइज होना चाहिए, तो बहुत सारे उसके होती चीजें जो पूरी करनी होती हैं। लेकिन अब मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि शायद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, खासतौर पे जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इन तमाम चीजों को पूरा नहीं कर पाते। अच्छा सर, माजी में भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं। अगर आपको याद हो तो कराची के एक बड़े नामवर स्कूल हबीब पब्लिक स्कूल के अंदर एक बच्चे के डूब जाने का वाकया पेश आया। सर उसमें भी सिमिलरली 1-1.5 घंटे तक ना एम्बुलेंस को बुलाया गया, ना बच्चे को फौरी फर्स्ट एड दी गई। इस वाकये में भी कुछ ऐसा लगता है कि चूंकि स्कूल के गेट बंद कर दिए गए थे मुबैना तौर पे सर, क्योंकि हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूल्स की जानिब से ये जो गेट बंद करने का सिलसिला है 1-1.5 घंटे तक, अगर बच्ची को शायद पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, वैसे तो सर देखें एक दिन मौत का लिखा हुआ है, सबको जो वक्त मुकर्रर है उस पर इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन सर फिर भी बच्चों की हिफाजत के लिए आप क्या समझते हैं जाती तौर पे कि क्या इस किस्म की बात नहीं की गई कि 1-1.5 घंटे तक बच्ची को वहीं स्कूल में रहने दिया, बेहोश हालत में वालिदैन को बुलाया गया, फौरी तौर पे फर्स्ट एड या बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होती है जिसमें बच्चे को पंपिंग कर सकते हैं, आप बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इस किस्म का कुछ भी नहीं किया गया। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो तो मुझे शायद कल या परसों तक ये दे देंगे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो हैं जी। लेकिन अभी तक जो मुझे उनके बच्ची के वालिद ने बताया तो बच्ची को बज़ाहिर कोई चोट नहीं लगी थी, कोई जख्म उसको नहीं था, ज़ाहिरी तौर पर वो ठीक थी, लेकिन उसे शायद अंदरूनी कोई चोट लगी थी। तो अभी इस मौके पर मुझे ये कह देना कि जी इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, किस पर आयद नहीं होती है, थोड़ी सी शायद नामुनासिब सी बात होगी। लेकिन एक चीज़ बीइंग ह्यूमन बीइंग मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी के सामने भी कोई भी शख्स अगर जख्मी हो, बीमार हो, पड़ा हो, चाहे वो स्कूल के लोग हों, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, हम जरूर एक कोशिश करते हैं कि हम उसकी मदद करें। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ तो शायद मेरे लिए डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल है कि अगर किसी के साथ ये हो भी रहा हो तो वहाँ मौजूद जो टीचर्स होते हैं या और जो अमला होता है वो उसको संजीदा ना ले, वो कोशिश ना करे कि उसकी मदद ना करे। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बात अजीब थी, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो इंतजामात स्कूल के अंदर थे वो पूरे थे कि नहीं थे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मौजूद थी कि नहीं थी, इसको देखा जाना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। देखिए सर, स्कूल्स में कई सौ बच्चे पढ़ते हैं और पूरी दुनिया में एक निज़ाम राइज होता है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS का जो कोर्स है जिसे हम जिसमें अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए तो उसे फौरी तिब्बी इमदाद कैसे देनी ही सिखाया जाता है। सर इतने असातिज़ा होते हैं सर, क्या कोई ऐसी रिकमेंडेशन आप रखना चाहेंगे या इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे कि हर स्कूल में से कम 2-3 असातिज़ा ऐसे हों जिनको ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जिन्होंने कोर्स किया हुआ हो और वो कोई बच्चा अगर अचानक से बेहोश हो जाता है और उसे फौरी तिब्बी इमदाद देने की ज़रूरत हो तो वो कम से कम इतना ट्रेंड ज़रूर हो वो उस्ताद के वो उस बच्चे को उसकी मदद कर सके या उसका इनिशियल ट्रीटमेंट कर सके। अभी हमने जी कुछ अर्सा पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की थी जी, और उसमें ये फैसला हमने किया कि माजी में हर सरकारी स्कूल में कहीं पर डॉक्टर्स हुआ करते थे, कहीं और कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई अमला जरूर होता था,
और उनका काम ही होता था कि अगर खुदा न खास्ता स्कूल में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कोई उसको मेडिकल एड की जरूरत पड़े, तो वो उसको फराम करे। जो वक्त के साथ साथ ये चीजें खत्म हो गई, हम उसको दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। कम से कम सरकारी स्कूलों में तो हम गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बुनियादी जो तरबियत है वो जरूर होनी चाहिए। अब ये मुझे सच्ची बात है ये नहीं पता कि इस वक्त क्या उनकी रजिस्ट्रेशन की शरायत में ये शर्त भी शामिल है कि नहीं है, लेकिन इसको होना जरूर चाहिए ताकि इस किस्म के वाकयात से बच सकें। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी, जिन्होंने हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया, और इनका कहना यह था कि कम से कम निजी स्कूलों में ये ज़रूर होना चाहिए कि जो असातिज़ा हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से ना सिर्फ आगाही होनी चाहिए बल्कि उसका प्रॉपर जो वर्कशॉप होती है वो भी उनको अटेंड ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के। हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे उस वाक़े के हवाले से जो आज एक अफसोसनाक वाक़या एक निजी स्कूल में पेश आया। 9वीं जमात की तालिबा अरीबा जो है वो उसका पाँव फिसल गया सीढ़ियों पे से, और बज़ाहिर कुछ देर के लिए वो बेहोश रही, और उसके बाद जब उसे हस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो आज इस स्कूल में पेश आया। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा साहब। नदीम साहब, क्या समझते हैं कि यानी स्कूलों में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स देने चाहिए या फर्स्ट एड का इंतज़ाम होना चाहिए जिससे इस किस्म के वाक़यात में कमी पेश आ सकती है, या मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात को देखिए से रोका जा सकता है? BLS का ये सिस्टम पहले मौजूद था। डॉक्टर नहीं होता था स्कूलों में, कंपाउंडर होता था एक हमेशा, और एक रूम होता था और एक उसका इंचार्ज होता था। अब वो सिलसिला सारा ख़त्म हो गया। मैं दावा कर रहा हूँ कि 99% स्कूल्स में कोई मेडिकल एड की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब सईद गनी साहब के इल्म में ये भी नहीं है, उन्होंने बताया कि वो मैंडेटरी है कि नहीं है अप्रूवल के लिए। 30 to 40% स्कूल विदाउट अप्रूवल चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरा एक सवाल है सईद गनी साहब से, आपको जल्दी क्या है स्कूल खोलने की? स्कूल कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दुनिया में कोरोना की नई लहर आ चुकी है। आप हमारे बच्चों पर तजुर्बा करना चाहते हैं कि आप इनको स्कूल भेजें और स्कूल भेजकर देखेंगे। वालिदैन की तरफ से खुद भी प्रेशर है, वालिदैन की तरफ से। मैं 7 महीने रह गए हैं सर, निसाब खत्म करना है, मई में एग्जाम है। किस तरीके से साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है, ये बात हम सब पेरेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। अगर हम स्कूल भेज सर, अभी 158 डेज का एक एकेडमिक ईयर सईद गनी साहब की तरफ से दे दिया गया है, जिसमें कि 15 सितंबर से क्लासेस का आगाज होगा और 15 अप्रैल तक क्लासेस जारी रहेंगी। 15 मई तक ये सेशन जो है ना 2020 कोरोना दोबारा हो गया, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। सबको पता है कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ेंगे इसमें। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता अगर छोटे बच्चों से आप SOPs कैसे फॉलो कराएंगे? सर देखिए, अभी तो आपने पूरा शेड्यूल दे दिया ना, KG से किंडरगार्टन। सर आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन जो है वो ये चाहती है कि ये साल बच्चों को ना पढ़ाया जाए। ये साल बच्चों का जाया हो चुका है, ये हमें बात समझनी चाहिए। अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम फीसें अदा करें। आपकी जो फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को आज स्कूल भेजा था? कुछ लोगों ने, बहुत ही मुख्तसर तादाद थी जिन लोगों ने, वो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्टैक पर रख कर नहीं कर सकते। हम देखें नहीं भेजा तजुर्बा, हाँ नहीं भेजा। 90% लोगों ने नहीं भेजा। अब यह है कि हमारा मुतालबा सिर्फ सिंगल है, एक जुमले का मुतालबा है कि आप कोरोना कंट्रोल कर लें। उसके बाद 10वीं जमात के जो बच्चे हैं, 9वीं और 10वीं जो वो नहीं सर, मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ। 10वीं की खास तौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि चलें ठीक है, 9वीं जमात में तो बगैर एग्जाम के प्रोमोट कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक स्कूल के उस पे लेवल पे और उस पे। अब अगर 10वीं जमात में वो बच्चा है और आप कह रहे हैं ये साल भी ज़ाया हो गया, तो फिर तो बच्चे का 2 साल ज़ाया हो जाएगा। देखिए, फिर आप मुझे बताइए उसकी बेस क्या? बेस तो कमजोर हो गई उसकी। अगर आपने उसको 9वीं से 10वीं में प्रमोट कर दिया बगैर पढ़ाए, और आपने कहा कोरोना था, तो उसकी तो बेस कमजोर हो गई। हमारे ज़माने में हम जब छोटे थे तो हम किसी भी क्लास में कम नंबर आते तो हमें वो क्लास रिपीट दोबारा पढ़ाई जाती। ठीक है, अब ये सब तो है नहीं, क्योंकि मसला कौंसन क्या है? कौंसन ये है कि 2.5 करोड़ बच्चों से 25 खरब रुपए लोगों ने फीस लेनी है। असल इशू है फीस, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कोई और फैसिलिटीज है, ना कुछ है। आपके ख्याल में सब कुछ फीस के लिए किया जा रहा है? डेफिनेटली। अब आपको मैं एक नई इत्तला दे दूं कि यूनियन बन गई है हर शहर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की, जो ये कह रहे हैं कि हमें फीस है, हमें भी पूरे पैसे चाहिए। स्कूल को भी मैं जाकर मिला हूँ मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल से, उन्होंने कहा कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है
कि आपका बच्चा आए नहीं आए, हमें फीस पूरी देंगे तो आएंगे, वरना आपका। अच्छा, फिर एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान के सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं कि 50% बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फीस देना तो आप जाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल फीस ना देने पे नाम काटे गए हैं। ये जाती है, आप इतने साल से कमा रहे हैं, हमने कभी भी आपसे मुतालबा नहीं किया कि हमें 1 रुपया फीस की कंसेशन दे दें। आप कभी 1500 रुपये मंगाते हैं, कभी 2000 मंगाते हैं, कभी 3000 मंगाते हैं, आप कोर्स बेच रहे हैं, आप यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, हमने कभी भी एतराज नहीं किया। अच्छा, जो बच्चे यानी फीस नहीं दे पाए 5-6 महीने तक, तो आपने कोई ऐसा लाएमल बनाया है कि कम से कम स्कूल एसोसिएशन से बात करें, इंतजामिया से बात करें कि 2 से 3 महीने की, अगर कोई बच्चे ने 6 महीने से फीस नहीं दी है तो उसकी 2-3 महीने की फीस माफ कर दिया नहीं करनी, कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा सर, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह बैतुल माल सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, आपका आज एक बयान भी आया है जिसमें आपने इस अहमियत पर जोर दिया है कि बच्चों के जो स्कूल खोले जा रहे हैं मरहलावार, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और मतलब उनको मास्क प्रोवाइड करना और ये तमाम चीज़ें हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। सर, क्या कहते हैं वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें, वो किस तरह स्कूल जाएं? सर डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना इतना कम हो गया है कि हमने स्कूलें दोबारा खोलने का फैसला किया, और हमें ये भी समझने की जरूरत है जो हमारे शहर के अंदर हालात हैं, जिस किस्म के स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, पर्पस बिल्ड तो कोई भी स्कूल नहीं है, सारे के सारे बंगलों के अंदर स्कूल्स बने हुए हैं। जो बंगला एक फैमिली का घर होना चाहिए था 10 से 12 लोगों का, उसी घर के अंदर 200-200, 300-300 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम एहतियात के साथ इसको हम इस इम्तिहान से गुजर सके। सो इसमें हमें ये बहुत ज्यादा केयर करनी है कि सबसे पहले जान की हिफाजत करना, और उसके बाद बाकी सारी चीजें होती जाएंगी। अगर जान बचेगी तो ही आगे होगा। सो अगर कोई स्कूल ये फील करता है कि वो ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सक रहा, या उसकी स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, या टीचर्स महफूज नहीं है, तो उसको खुद ही अपने स्कूल को बंद कर लेना चाहिए और ऑनलाइन को साथ साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो कोई डेंजर ना हो उनकी लाइफ का। ठीक। अच्छा हुनैद साहब, आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जो कि एक गुलबर्ग फील्ड एरिया का एक निजी स्कूल है, हैप्पी पैलेस स्कूल, जिसमें एक बच्ची जो तालिबा अरीबा थी 9वीं जमात की, वो एक नाखुशगवार हादसा कह लें, या अभी तो बाद में इसका तयन होगा कि किस वजह से वो बच्ची जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। चंद सीढ़ियों से स्लिप होकर बच्ची गिरी है, बेहोश हुई है, और उसके बाद वो बच्ची जहान फानी से कूच कर गई। क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, देखें, आपके घर में भी अगर 2-3 बच्चे होते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं घर के अंदर भी, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी केयर करते हैं कि बच्चों का, अगर छोटा बच्चा है तो उसको हिफाजत से सीढ़ियों पे ना जाने दें, बड़ा बच्चा है तो इस चीज की हिफाजत करें। तो स्कूल्स की भी ये जिम्मेदारी है कि जब उनके पास 200-200, 300-300 बच्चे हैं तो उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम हो। और ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस टाइप की एक्सीडेंट हो जाए तो आप कॉल करें, जिस तरह पूरी दुनिया में इमरजेंसी कॉल होता है, वहां से लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं। आप खुद ट्रेंड होते हैं, फर्स्ट एड जो सर्विस है वो दे दें बच्चे को। अब ये स्कूल नहीं ट्रेंड, ना उन्होंने कोई, पता नहीं क्या वजह हुई कि सिंपल सीढ़ी में स्लिप होने की वजह से जान से हाथ धो बैठी बच्ची। अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी करे, उसके फैमिली वालों के लिए भी आसानी करे। लेकिन हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्राइवेट स्कूल का जो भी वहाँ का इंचार्ज है वो जिम्मेदार है। और इसको अगर हम माफ कर दिया और कुछ नहीं एक्शन लिया तो दोबारा इस किस्म के वाकयात होंगे। स्कूल तो हजारों हैं। सो जहां आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं, उर्दू सिखा रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, वहां कम से कम इतना भी सिखा दें कि फर्स्ट एड किस तरह देनी है, आग लग जाती है तो किस तरह से बाहर निकलना है, कोई और इमरजेंसी जल्जला हो तो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी ड्रिल्स होनी चाहिए जो दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन में होती है, हर दफातर में होती है। ये हमारे यहाँ भी जरूरी है। सर, बहसियत सरबराह बैतुल माल सिंध, क्या आप उस बच्ची के घर जाएंगे, उस
ख़ानदान से ताज़ियत करेंगे सर? और बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कल ही उनके घर पहुंचूं, ताज़ियत करूं। इस वक्त हम गुस्से में भी होंगे और ऐसी जगहों पे जाके अक्सर जो है वो कुछ समझ में भी नहीं आता क्या बोला जाए, क्योंकि लोग तो उंगलियां उठाते हैं, हुकूमत की तरफ भी उंगलियां उठाते हैं और प्राइवेट स्कूल ओनर्स के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। हर किसी का गुस्सा है, बट ये एज अ सोसाइटी हम सबका इज्तिमाई जुर्म है और इस जुर्म को जो है जितना जल्द हम दुरुस्त कर लें उतना बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुनैत लाखानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप में बताते चलें कि हुनैत लाखानी साहब क्योंकि उनका अपना ताल्लुक भी दरस व तदरीस के शोबे से, इक़रा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं और जाहिर सी बात है बच्चों को किस तरह हैंडल करना चाहिए, तालिब इल्मों को किस तरीके से पर्पस बिल्ड स्कूल बनाए जाते हैं जिसका हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है। बहरहाल नाज़रीन, बात की जा रही है निजी स्कूलों की, तो अब हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, तारिक शाह साहब से, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है स्कूल्स के हवाले से। क्या वाकई ये जो बंगलों में बने हुए स्कूल्स हैं इसी तरह से बहुत से हादसात होते हैं, बच्चों के फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, बच्चों को ज़ख्मी हो जाते हैं बच्चे, किस तरह से रोकथाम इस चीज़ की होगी कि मुस्तक़बिल में इस किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और यानी ये जो मौक़िफ़ है स्कूल ओनर्स के हवाले से वो उनसे लेना चाहेंगे। हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं कि एक तो बेसिक लाइफ सपोर्ट और ये तमाम चीज़ें हो गई, और क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम एक स्कूल में जाकर बीकल एकेडमी है, उसके 3,500 से ज़्यादा हैं, 27 करोड़ रुपए वो सालाना हमसे लेते हैं। मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ, और उनका 7 करोड़ रुपए का खर्चा है, 20 करोड़ रुपए सालाना जो है उनका प्रॉफिट है, जबकि छोटे बंगलों में उन्होंने छोटे या बड़े बंगलों में बनाए हुए। मैं दो बातें यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को स्कूल खोलने की जल्दी क्यों है। पेरेंट्स का एक उन्होंने एक जाली सर्वे दिया कि 36%, पहले बोला 76% राजी नहीं है, बोला 36% राजी नहीं है। भाई, आपको जल्दी क्या है? आप हमारे बच्चों को स्टैक पर क्यों लगाना चाहते हैं? हम बच्चे स्कूल वालों के हवाले करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्ची का केस हुआ है, इस पर उसके वालिदैन मुद्दई नहीं बनना चाहते, लेकिन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन इस पर और डीजी प्राइवेट स्कूल के ऊपर मुद्दई बनेगी और उनको बताएंगे कि आपने ये SOPs फॉलो क्यों नहीं कराया, ये BLS का सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं था। और ये छोटे बंगलों में स्कूल के सईद गनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हम उनके एजुकेशन का हर्ज नहीं आ रहे। भाई, हर चीज़ के मेयार होते हैं, आप सारी चीज़ें खोलने दीजिए, फिर हर शोबे में खोलने दीजिए, जाली डॉक्टरों को भी क्लिनिक खोलने दीजिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको स्कूल खोलने की जल्दी सिर्फ एक वजह से है कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस और बहुत सारे लोगों के अपने स्कूल हैं और उनको 25 खरब रुपए फीस वसूल करनी है उन बच्चों से। और अगर ये स्कूल, मिसाल के तौर पर मैंने बच्चे की अपनी 100% फीस जमा करा दी, मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, और जमा कराने के बाद पता चला कि साहब सईद गनी साहब ने कहा कि इस स्कूल में SOPs फॉलो हो, उसको बंद कर रहे हैं, मेरी फीस कहाँ गई? और फिर बेरोजगारी में पूरी दुनिया ने नुकसान उठाया है। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है प्राइवेट स्कूल्स का, और मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा कार्टेल है, कि जो ये कहता है कि सब दुनिया में नुकसान उठा लें, हम नहीं उठाएंगे। मैं मीडिया के ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे, इनकी 2-2 लाख रुपए तनख्वाह थी, उनको 40,000 रुपए भी महीने के नहीं मिले। अब वो बच्चों की फीसें कहाँ से जमा कराएं? बिजली के बिल हैं, मकानों के किराए हैं। सर, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया ना कि वालिदैन बच्चों की फीस नहीं देना चाहते, स्कूल वाले असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं देना चाहते। 17 लाख असातिज़ा में से मुश्किल से मतलब बड़े स्कूलों के सिस्टम्स के नाम ले दो, सिटी स्कूल, बीकन स्कूल में, बीकन हाउस में 50% तनख्वाह दी गई है। 17 लाख टीचर्स में से मेरे पास मैसेज बगैर सबूत के मुबैना तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बगैर सबूत के बात सिस्टर्स पढ़ाती हैं, दो मेरी सिस्टर्स पढ़ाती हैं, आपको मैं नंबर देता हूँ, आप ऑनलाइन ले लीजिए कि 50% फीस, ये सबूत है, सैलरी दी गई है, तनख्वाहें दी गई। अच्छा सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। तारिक साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है मुझे आप। जी, मुझे सर बताइएगा कि आज ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है एक निजी स्कूल में, और इस यानी हैप्पी पैलेस स्कूल जिसमें मुबैना तौर पे ये वाक़या पेश आया, बड़ी तनकीद भी की जा रही है कि शायद बच्ची को मुबैना तौर पे अगर शायद जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो नताइज ये ना होते। आप क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, देखें, एक तो चीज ये है कि फौरी तौर पे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाया गया था, लेकिन ये जो केस था वो थोड़ा डिफरेंट यूं था कि सुबह 7:45 जब वो बच्ची आई है तो वो सुबह जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है, और आज तो जैसे कोरोना के SOPs भी थे, तो उसको करते करते वो जो है वो 8:05 हो रहे थे जब वो स्कूल के अंदर क्लास तक पहुंचने वाली थी। तो वहाँ कुछ 6 स्टेप्स थे, तो 6 स्टेप चलते चलते वो फेंट हो गई, और फेंट होने की इसकी हिस्ट्री पहले से थी बच्ची की, तो पहले भी 1-2 दफा फेंट हो चुकी है। अब मॉन्टेसरी से बच्ची पढ़ती आ रही है स्कूल के अंदर, तो वो जब फेंट हुई तो उन्होंने फिर उसको फर्स्ट एड दिया, जो उनका नॉर्मल प्रोसीजर था। उस बच्ची के साथ उसको पानी का स्प्रिंकल किया और उसको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची 1-2 मिनट के अंदर होश में नहीं आई। तो फिर एम्बुलेंस को कॉल किया गया, पेरेंट्स को कॉल किया गया, पेरेंट भी करीब में थे, वो भी टाइमली पहुंचे, एम्बुलेंस भी आई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन स्टाफ मेंबर भी साथ थे स्कूल के जो वहाँ हॉस्पिटल साथ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बस ये इंसिडेंट होना था कि वो बच्ची जो अच्छा, है इसमें तारिक साहब मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं नदीम मिर्जा साहब, जो कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। इनका ये कहना है ये बच्ची के वालिदैन के घर आज मौजूद थे और इन्होंने बात भी की है बच्ची के वालिदैन से। वो ये कहते हैं कि जी बच्ची दूसरी मंजिल से गिरी है। नदीम मिर्जा साहब, दूसरी मंजिल से गिरी है। सईद गनी साहब भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जब मैं गया हूँ, और उनका बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। जो बता रहे हैं कि वो पहले फेंट होती थी या ये होता था, ये कोई भी बीमारी नहीं थी। और उनके वालिद ने बताया कि वो पहली मंजिल से नहीं, दूसरी मंजिल से पहली उस पर आई है। और ये जो बात बता रहे हैं वो तकरीबन 7:45 बजे 8:50 के ऊपर 7:50 पर इनके वालिद को बुला लिया। वो बेचारे वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ बच्ची बेहोश हालत में थी। कोई किसी किस्म की एम्बुलेंस बना कर भिजवा देते आप, लेकिन वो कोई चीज़ फॉलो नहीं की गई। और उस बच्चे की वालिद को आप बुला लें, उससे पूछ लें। ये तारिक साहब, आपकी तारिक शाह साहब डायरेक्ट बात हुई आसिफ खान साहब से, क्योंकि वो भी एक एसोसिएशन के जाहिर सी बात है सरबराह हैं, रहे हैं पहले भी, तो आपकी कोई इस हवाले से डायरेक्ट बात हुई आसिफ खान साहब से? जी जी बिल्कुल, जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में था, और प्रॉपर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई हैं ऑन द स्पॉट, उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी मेरे पास आई है। तो उसी बुनियाद पर मैं सारी चीजें कह रहा हूँ कि जो पुलिस ने खुद भी आके जो स्कूल के अंदर जो है इन्वेस्टिगेट किया कहाँ से क्या हुआ। एनी शाहिद वहाँ मौजूद थे, वहाँ बच्चों ने बताया, जो वहाँ बच्चे मौजूद थे उस बच्ची के साथ, और वहाँ पे बुआ जो थी उस वक्त जो फौरी तौर पे स्टेयर्स के पास मौजूद थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन सब की स्टेटमेंट यही है जो मैंने आपको भी बताई। यानी उनका ये कहना है कि बच्ची को पहले भी बेहोशी के दौरे पड़ते थे पहले, इससे पहले? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन दूसरी मंजिल, एक मंजिल से गिरने का किसी एनी शाहिद ने नहीं कहा। वही 6 स्टेप्स वाली जो सीढ़ी है वहीं से गिरने का हर किसी ने कहा। अच्छा सर, मतलब आप समझते हैं कोई स्टेप्स होने चाहिए? मुख्तसरन बता दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, कि किस तरीके से इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सकता है। देखिए, बात यह है कि प्रॉपर जो है वो केयर टेकिंग तो की जाती है, लेकिन इस बात से साबित होता है कि वहाँ बुआ भी स्टेट से मौजूद थी जो कि बच्चों को लुक आफ्टर कर रही थी जब बच्चे ऊपर जा रहे थे। तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और हमें भी बहुत अफसोस है कि एक जानी नुकसान हुआ, और माँ बाप के गम में बराबर के शरीक हैं कि उनके घर से एक बच्ची जो है उनकी चली गई, और जवान बच्ची जो 9 क्लास में थी। तो एक बड़ी अफसोसनाक वाकया है, और माँ बाप ने भी जो स्टेटमेंट दिया है वो भी यही है कि जो स्कूल पे कोई कार्रवाई न की जाए, और एक अल्लाह की तरफ से एक था मामला जो हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एहतियाती तदाबीर और स्ट्रिक्ट होनी भी चाहिए और होती भी हैं स्कूल के अंदर, और ये ऐसे इंसिडेंट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एक ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर ये इवेंट होता है कि कोई स्लिप हो गया गिर जाए, तो उसको तो रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी तहकीकात होनी है, तो और तहकीकात के बाद ही इस बात का तयन किया जा सकेगा कि आया कोई मुजरिमाना गफलत थी स्कूल की या नहीं थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम मिर्जा साहब को जुमेरात को कराची प्रेस क्लब पर, लाहौर प्रेस क्लब पर मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, इसी हवाले से ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।